Welcome to my class, student. We are doing English grammar and this is metaphor, definition and exercise. Metaphor जब आपने figure speech पढ़ा था, types आपने देखा था, उसमें metaphor था और मैंने कहा था metaphor हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे. तो here is that metaphor. Now, अब figure speech है क्या, एक बार रिवीजन कर लेते हैं. अब figure speech is a word or phrase that has a meaning other than the literal meaning. जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है उससे कुछ और ही है फिगर स्पीच में मीनिंग. इट इज नॉट ओनली यूज टू एम्बेलिश द लैंग्वेज बट ऑल्सो कॉज अ मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन रीडिंग. तो ये सिर्फ लैंग्वेज को सुंदरता ही प्रदान नहीं करता है और ये एक एक्साइटमेंट भी देता है जब हम इसके मीनिंग को समझते हैं. जो इसके गूढ़ मीनिंग को हम जब अर्थ को समझते हैं तो एक एक्साइटमेंट देता है जब हम रीड करते हैं. इट इज यूज इक्वली इन राइटिंग एज वेल इन स्पीच. तो ये स्पीच में और राइटिंग दोनों में इक्वली हम ये यूज होता है. इट इज इन फैक्ट प्रोवाइड्स एम्फेसिस, क्लैरिटी और फ्रेशनेस टू एक्सप्रेशन. ये क्या करता है, जब कोई राइटर है वो जब कुछ लिख रहा होता है तो उसके एक्सप्रेशन को ये फ्रेशनेस देता है, क्लैरिटी देता है और वो एम्फेसाइज, वो क्या भाव को किस अंदाज से वो बताना चाहता है, उसका क्या इम्पैक्ट वो चाहता है, तो फिगर स्पीच से वो ये सब कर सकता है. क्लैरिटी हाउएवर में समटाइम्स सफर, कभी कभी क्लैरिटी में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बिकॉज अ फिगर स्पीच इंट्रोड्यूसेस डबल मीनिंग्स सच एज कनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग. फिगर स्पीच में आपको दो तरह के अर्थ मिलते हैं, एक तो डिक्शनरी मीनिंग मिलता है और एक गूढ़ अर्थ मिलता है. तो कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब वो अर्थ समझ में आता है तो एक एक्साइटमेंट से आती है. एग्जाम्पल ले जाए तो होम का डिनोटेटिव और लिटरल मीनिंग है प्लेस वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं उसे घर कहते हैं. लेकिन द कनोटेटिव मीनिंग ऑफ होम इज अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड फैमिली. कनोटेटिव मीनिंग क्या है, हम घर का मतलब सिक्योरिटी, कंफर्ट और फैमिली होती है. फिगर स्पीच ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स द क्रिएटिव एक्सप्रेशंस. तो हमारे जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है उसको मजबूती देता है एंड डिस्क्रिप्शन, और हम जब डिस्क्राइब करते हैं उसको और भी मजबूत तरीके से वो उभारता है. अलॉन्ग विथ मेकिंग द लैंग्वेज, इसके साथ साथ वो हमारी जो भाषा है जो हम लिखने में और बोलने में यूज कर रहे हैं उसको बहुत ग्राफिक बनाता है, बहुत इलस्ट्रेटेड बनाता है, पॉइंटेड बनाता है, टू द पॉइंट बनाता है एंड विविड बनाता है. मतलब उसमें बहुत सारे नए शेड्स फिगर स्पीच से हम डाल सकते हैं. नाउ मेटाफर. Metaphor makes an implicit or suggested or hidden comparison between two things that is unrelated. याद रखना, metaphor जो है वो comparison of two objects ही है, लेकिन both are unrelated. वो एक दूसरे से relate नहीं है. और जो इसका suggested जो इसका meaning है, implicit जो meaning है, जो comparison है, which share some common characteristics. दो अलग अलग चीजों में कुछ एक कॉमन है जो हम कंपैरिजन में लेते हैं और उसको हम बोलते हैं. यूजिंग एप्रोप्रिएट मेटाफर्स अपील्स डायरेक्टली टू द सेंसेस ऑफ लिसनर्स. जब हम एप्रोप्रिएट मेटाफर्स का यूज करते हैं तो डायरेक्टली ये इम्पैक्ट डालता है लिसनर पर या रीडर पर, शार्पनिंग देयर इमेजिनेशन टू कॉम्प्रिहेंड, और हमारी समझने की शक्ति को शार्पन करता है, धार देता है. What is being communicated to them. तो कैसे उनको क्या बताया जा रहा है उसको ये अच्छे से समझते हैं और उसको एक sharpen their imagination also. फेमस मेटाफर्स कौन कौन से, एग्जाम्पल देखो. कंसेंस इज ए मेन्स कंपास. कंसेंस इज ए मेन्स कंपास. कंपास को क्या होता है, कंपास आपको रास्ता दिखाता है. तो ये जो कंसेंस है, हमारा जो हमारे अंदर की जो सोच है, कंसेंस, अंतरात्मा जो है वो हमारा कंपास है, वो हमें सही राह दिखाती है. तो यहाँ पर कंसेंस इज लाइक अ मेंस कंपास नहीं, कंसेंस इज अ मेंस कंपास. हमने इसको कंपास से कंसेंस को क्यों, हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिया कि दोनों रास्ता दिखाते हैं, कंपास और ये कंसेंस, तो दोनों आपको रास्ता दिखाते हैं. तो इसीलिए हमने कहा कंसेंस इज अ मेंस कंपास. ये किसने लिखा है, डच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर विंसेंट वैन गॉग ने 1853-1890 में ये कहा था. अभी देखो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है 1879-1955 में, उन्होंने क्या कहा था, ऑल रिलीजन्स
आर्ट्स एंड साइंसेज आर ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। लाइक द ब्रांचेस नहीं कहा उन्होंने, सिमिलरली नहीं, उन्होंने कंफर्मली कह रहे हैं आर द ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। एक ही ट्री के ये सारे ब्रांचेस हैं क्या? सभी धर्म, सभी आर्ट और सभी साइंस, राइट। और एग्जांपल्स देख लो। ट्रू फ्रेंड्स स्टैब यू इन द फ्रंट, जो ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपके सामने ही आपको स्टैब करेंगे। द असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज, कभी बहुत हल्का सा, बहुत इजी, एकदम असाइनमेंट प्रोजेक्ट हाथ में आता है तो हम लोग क्या कहा गया है? द असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज। ब्रीज का मतलब क्या हुआ? ठंडी कूल हवा। असाइनमेंट भी ऐसा ही है, जैसे ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बहुत इजी, अच्छा लग रहा है, तो हमने ब्रीज के साथ इसको कंपेयर किया, उसके ठंडेपन, उसके कूलनेस के साथ कंपेयर किया। वॉर इज द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, छोटी छोटी लड़ाइयां, वॉर इज द मदर ऑफ ऑल बैटल, हर एक बैटल्स के जो माता है वो वॉर है। वॉर इज द मदर ऑफ, मतलब वॉर जन्म देती, तो हमने मदर को वॉर से किया। और लाइक नहीं कहा, हमने कहा वॉर इज द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, राइट। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, अगर आप हंसते मुस्कुराते रहोगे तो आप काफी अच्छा जीवन जियोगे। तो लाफ्टर को हमने बेस्ट मेडिसिन के साथ कंपेयर किया। बेस्ट मेडिसिन आपको स्वस्थ रखता है, तो इसी तरह लाफ्टर आपको स्वस्थ रखता है, तो हमने क्या कहा? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। वर्ड्स आर डैगर्स व्हेन स्पोकन इन एंगर। डैगर्स मतलब तलवार, आप समझ लो, आप जो डैगर्स है, जो किल करता है, तो अगर गुस्से में आपने कोई शब्द बोला है तो उसका असर डैगर्स के समान ही है। वर्ड्स आर डैगर्स, तो हमने गुस्से में बोले हुए शब्दों से जो हानि हो सकती है वही डैगर्स से हानि होती है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पर कंपेयर किया है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कॉमन माना है और दो चीजों में उसको हमने यूज किया, वर्ड्स एंड डैगर्स। वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, हिज वर्ड्स आर पर्ल्स ऑफ विजडम, तो उसके जो शब्द हैं वो ऐसे लगते हैं बुद्धिमानी के पर्ल्स है, मोती हैं, राइट। मोती हम बहुत सहेज के रखते हैं, तो उसके जो वर्ड्स वो जो कहते हैं तो वो बहुत सहेज के रखने लायक होते हैं, राइट। तो इसीलिए पर्ल्स को उसके वर्ड्स के साथ कंपेयर किया गया। हर माउथ वॉज अ फाउंटेन ऑफ डिलाइट, उसका जो चेहरा या फेस कह सकते थे आप, हर माउथ वॉज अ फाउंटेन ऑफ डिलाइट, डिलाइट का फाउंटेन है, मतलब चेहरे को देखकर ही बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो हर माउथ वॉज अ फाउंटेन डिलाइट। और ये कहा गया द स्टॉर्म में बाय कैट चॉपिन। तो आपने देखा कितने सारे मेटाफरिक आपको लाइनें मिलेंगी लिटरेचर में। फंक्शन क्या मेटाफर का? इट गिव्स अ लाइफ लाइक क्वालिटी टू अवर कन्वर्सेशन, हमारे बातों में एकदम जान ये ला देते हैं। एंड are used any time in poetry, literature when someone wants to add some color to language. और कभी भी कहीं भी पोइट्री और आर्ट में हम इसका यूज करते हैं जब हम अपने लैंग्वेज को थोड़ा कलर देना चाहते हैं। Sometimes a metaphor is an adjective that modifies a noun. कभी कभी मेटाफर एक ऐसा है जिसे हम नाउन को जब हम मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव से जब हम मॉडिफाई नाउन को करते हैं तो भी एक मेटाफर होता है। जैसे एन आईसी स्टेयर, बिल्कुल बर्फ की तरह की दृष्टि कब होती है? जब कोई की डेथ होती है। जैसे बर्फ ठंडा होता है तो वो स्टेयर जो होता है, वो लुक होता है, वो भी एकदम ठंडा होता है, जो कोई गर्माहट नहीं होती। तो एन आईसी स्टेयर। नाउ अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड, चैप्टर 1। इन पेयर्स फाइंड मेटाफॉर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। तो टेबल दिया हुआ है, मेटाफॉर्स आपको ढूंढना है और वन हैज बीन और क्वालिटीज कौन सी कंपेयर की गई है वो बताना है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, फिर मेटाफर है, फिर क्वालिटी या फीचर कंपेयर है। तो इस तरह से चार्ट में दिखाने के बजाय मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट, मेटाफर एंड क्वालिटी को एक एक लाइन में बताया है, जैसे यहां पर मैंने अलग अलग लिखा है। नाउ ऑब्जेक्ट क्या है? क्लाउड। मेटाफर क्या है? लेटर टू गॉड में यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड।
कंपैरिजन किसका है? ह्यूजनेस का। माउंटेन भी बहुत बड़े होते हैं और जो बारिश के जो क्लाउड्स आ रहे थे वो भी ऐसा लग रहा था कि पहाड़ के रूप में आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घने बादल आ रहे थे, तो इसीलिए उसको ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कहा गया और ये मेटाफर है, राइट? द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स। सेकेंड क्या? रेन ड्रॉप्स। मेटाफर क्या था? अ कर्टन ऑफ रेन। कर्टन मतलब पर्दा। पर्दा क्या कहता है? पूरा कवर कर लेता है, तो उसके लेंचो के लैंड को पूरा कवर कर लिया था रेन ड्रॉप्स ने। तो द ड्रैपिंग और कवरिंग ऑफ एन एरिया बाय अ कर्टन। तो क्वालिटी कौन सी हमने ली? जो पर्दे की जो क्वालिटी है कवर करने की, उसको हमने ली। ऑब्जेक्ट है रेन ड्रॉप्स और मेटाफर हमने यूज किया कर्टन, राइट? सेकेंड, फिर हिल स्टोन्स, द फ्रोजन पर्ल्स। हिल स्टोन्स आप जब देखते हो एकदम सफेद होते हैं और जब गिरते हैं मोती की तरह लगते हैं। रिजेम्बलेंस इन कलर एंड हार्डनेस ऑफ ए पर्ल। तो व्हाइट होता है, पर्ल भी व्हाइट होता है, हार्डनेस दोनों हार्ड होते हैं, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट है हिल स्टोन्स और जो मेटाफर है वो है फ्रोजन पर्ल्स। नाउ लॉकस्ट, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। नाउ लॉकस्ट क्या होता है? वो जो पतंगे होती हैं, वो जो नॉट दैट काइट की पतंगे जो होती हैं, जो पूरे के खेत को खा जाती है, लंचों के खेत को बर्बाद किया था। अब प्लेग ऑफ लॉकस्ट। अब प्लेग क्या? प्लेग एक महामारी है, तो इतना झुंड आया था इनका कि एक महामारी की तरह उसके सब तरफ फैल गया था, वैली में या इन खेतों में, उसने नष्ट कर दिया था। तो द कंसिक्वेंस है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेग। तो प्लेग जो बीमारी है उसके डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी को उसने लॉकस्ट से जोड़ा और ये प्लेग ऑफ लॉकस्ट। नाउ फिर से लॉकस्ट आया, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट एंड एपिडेमिक, जो कि एक महामारी है, तो उसको हमने यहाँ पर उस क्वालिटी को हमने यहाँ लिया। मैन, लैंचो वाज अ मैन लाइक एन ऑक्स। तो वो एक ऑक्स था, वो ऑक्स की तरह काम करता था, बैल की तरह वो मैन था। तो बैल भी खेतों में जुतता रहता है, खेतों में काम करता, वो भी दिन भर अपने खेतों में काम करता था, क्योंकि उसको साल भर की उसको आमदनी की उम्मीद थी। वो फसल कटेगी तो घर में पैसा आएगा, साल भर वो बच्चों को खाना खिला सकेगा। तो ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, राइट? तो उन दोनों की जो हार्ड वर्किंग जो क्वालिटी है उनको यहाँ पर हमने एज ए क्वालिटी लिया। द वर्किंग ऑफ एन ऑक्स इन द फील्ड्स, हार्ड वर्क। So what have we learned today? We have learned metaphor. We have learned कि दो डिफरेंट चीजों की एक कॉमन क्वालिटी को कैसे हम जोड़ते हैं और हम बिल्कुल कंफर्म रहते हैं कि ये इसके साथ मैच करता है। इसीलिए कहा गया करेक्ट मेटाफोर्स जो है वही हमें एक्साइटमेंट देता है, वही हमें खुश करता है, वही आपकी राइटिंग को बहुत सुंदर बनाता है। सो लर्न मेटाफोर, find it in literature and then use it in your writing too. In the next session, I'll be with a new topic. Till then, have a good revision. Thank you.